हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस अपन में आप सभी का वेलकम है। आज बहुत टाइम बाद काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बीच में वीडियो रह गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है और टीजीटी पीजीटी का पेपर थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, काफ़ी देरी हो रही है। खैर हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, धीरे धीरे अपना सारा रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि डेट जब भी आएगी तो टाइम नहीं मिलेगा हमें रिवीजन के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में छोड़ा था वो था कि चैप्टर हम 17 कवर कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने श्वसन तंत्र देखा था, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थे, अवयव देखे थे। तो आज हमारा है लंग्स। तो लंग्स के बारे में देख लेते हैं कि फेफड़े क्या होते हैं, दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, ये सभी को मालूम है। ठीक है, ये हमारी छाती हड्डी के पीछे वक्ष गुहा में हृदय के इधर और उधर स्थित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इनका ऊपरी सिरा पतला और नीचे का भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, दायां फेफड़ा क्या होता है, कुछ बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है, यानी कि राइट जो है वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट है वो छोटा होगा। दाएं जो फेफड़ा है उसको 3 खंडे में और बाएं फेफड़ों को 2 खंडे में, यानी कि जो राइट है उसको कितने में हमने, राइट वालों को हमने 3 में डिवाइड किया है और लेफ्ट वालों को हमने 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फेफड़े की दोहरी झिल्ली का एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। यह तंतुमय ऊतकों से बना होता है, यानी कि टिश्यूज से बना है। इस दोहरी झिल्ली में एक प्रकार का लिक्विड बनता है जो फेफड़ों को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन के तौर पे हमारा काम करता है कि अगर कोई बाहर से चोट लग जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको वो सेफ रहें। इस झिल्ली की बाहरी परत वक्ष गुहा और भीतरी परत फेफड़ों में से चिपटी रहती है। फेफड़े असंख्य छोटे छोटे थैले बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है, देखिए आप कोश देख सकते हैं, देखिए बने हुए हैं। ठीक है, थैले बने होते हैं, इन्हें वायु कोश कहते हैं। ठीक है, जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, जिस तरह से हम सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो ये तभी इन सब का वर्क रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि प्रत्येक श्वसनी में फेफड़ों में घुसने के पश्चात शाखाएं और उपशाखाओं में, अब ये भी क्या है, शाखाएं हैं और शाखाओं की भी क्या है, उपशाखाएं हैं, असंख्य सूक्ष्म नालियों के रूप में फैली रहती हैं। इनके सिरे पर वायु के थैले होते हैं। अतिरिक्त फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल भी बिछा होता है। ये वायु कोशों का घनिष्ठ संपर्क रहता है। देखिए ये हमारा क्या है, लैरिक्स है, स्वर यंत्र है। ये क्या है, हमारी श्वास नली है, ये श्वसनी है, उपास्थि के छल्ले हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक इमेज लगा दूंगी, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये श्वास निकाय हैं, ये फुफ्फुसी शिरा है और फुफ्फुसी धमनी है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण। जो हमारे फेफड़े हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो फेफड़ों में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कैसे होता है, श्वास लेने पर वायु फेफड़ों के वायु कोशों में पहुंचती है। ठीक है, हमने जिस तरह से सांस लिया, तो अब ये क्या हुआ कि हमारे कोशों में पहुंची। वायु कोशों के चारों रुधिर कोशिकाएं फैली होती हैं, जो चारों साइड हैं, जो उसका जो सर्किल है उसमें क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं फैली होती हैं। वायु कोशों और रुधिर कोशिकाओं की दीवारों में एक दूसरे से सटी होती हैं। दोनों दीवारें अत्यंत पतली होती हैं, इनमें आदान प्रदान होता रहता है। हृदय द्वारा आया हुआ अशुद्ध रक्त, देखिए यहाँ देखिए, हृदय से जो हमारा इम्प्योर ब्लड आया, इन्हीं रुधिर कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या होता है, फ्लूइड होता रहता है। ठीक है, उस समय अशुद्ध रुधिर और वायु कोशों में भारी वायु के बीच केवल दो पतली दीवारें अंतर होने के कारण गैसों में एक दूसरे में आ सकती है। वायु कोशों में जो ऑक्सीजन भरी होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन में बहुत अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, CO2 की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। फलस्वरूप क्या होता है, अधिक दबाव के कारण वायु कोशों में ऑक्सीजन निकलकर रुधिर में चली जाती है। तो ये इन्होंने पूरी प्रोसेस समझा दी है। ठीक है, और रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायु कोशों में चली जाती है। इस प्रकार अशुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन पहुंचने पर तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाने पर वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, यानी कि शुद्ध हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो अब वायु कोशों में चली जाती है वो निश्वासन क्रिया द्वारा बाहर, जब हम छोड़ते हैं गैस, ठीक है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होकर हृदय में चला जाता है। पूरी प्रोसेस इन्होंने समझाई। हम इसको एक बार फिर से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि श्वास लेने पर जब हमने इनहेल करा तो क्या होगा कि वायु कोशों में पहुंच जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, वायु कोशों के चारों ओर क्या होता है कि छोटी छोटी जो ना कोशिकाएं फैली होती हैं। वायु कोशियों और रुधिर कोशिकाओं की दीवारें एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती हैं। ठीक है, दोनों की दीवारें में अत्यंत जो है वो पतली होती हैं। दीवार कम नहीं है, नहीं जैसे कि हम दीवारें पढ़ रहे हैं कि कोई ब्रिक की दीवार है, जो ईंटों की दीवार जैसे कि बहुत पतली पतली दीवारें होती हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें से आदान प्रदान होता है, इसमें इधर से इधर और इधर से इधर। तो हृदय से जो हमारा इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, वो क्या होगा कि रुधिर कोशिकाओं में धीरे धीरे प्रभावित होता है। उस समय अशुद्ध रुधिर और वायु कोशों में भरी जो एयर है ना, उनके बीच में केवल 2 पतली दीवारें जो होती हैं, तो क्या होता है उसके बाद अंतर होने के कारण एक दूसरे में आ जाती हैं। वायु कोशों में जो ऑक्सीजन भरी होती है, अब जो वायु कोश में ऑक्सीजन भरी हुई है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों में स्थित रुधिर कोशिकाओं की रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है, यानी कि वो लेस होती है। फलस्वरूप क्या होगा, जब दबाव पड़ता है, दबाव के कारण वायु कोशों में ऑक्सीजन निकलकर क्या होता है, वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है, अब जब ब्लड में चली गई तो रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वायु कोशों में आ जाती है।
ठीक है, यही तो चल रही है, यही प्रोसेस। अब जब वो निकलकर रुधिर में निकलकर कोशों में चली जाती है, इस प्रकार अशुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और क्या होता है, जो ब्लड है वो प्योर हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु कोशों में चली जाती है वो निश्वासन के जरिए क्या होता है, माध्यम से बाहर आ जाती है। और यही जो है हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। इसको मैंने आपको दोबारा रिवीजन इसलिए कराया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं श्वसन की क्रियाविधि। तो हाँ, सबको पता है कि श्वसन की क्रियाविधि इनहेल और एक्सहेल है, ठीक है। अब हम देखते हैं फेफड़ों के अंदर हवा का जाना फिर बाहर निकलना सांस की क्रिया श्वसन रेस्पिरेशन कहलाती है। इसमें क्या है, इस तहत इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। हवा नसादार यानी कि नाक से होकर फेफड़ों में जाती है, जिससे क्या हो, चेस्ट जो है वो फूल जाता है पहले से, ठीक है, सांस लेने पर, यानी कि सांस लेना निश्वासन इंस्पायरेशन। थोड़ी देर बाद हवा नासद्वार से बाहर क्या होता है, बाहर निकल जाती है। छाती सांस लेते समय फूलती है, जो ही जो है सांस निकलती है ना। अब क्या होता है कि सांस लेते समय फेफड़े भी फूलते हैं, ये अब सिकुड़ जाते हैं। अब हवा क्या है, बाहर निकलने की क्रिया एक्सपायरेशन कहलाती है, ठीक है। सांस की एक पूरी क्रिया में एक बार सांस लेना और एक बार सांस निकालना, दोनों क्रिया से एक पूरी सांस होती है। मतलब एग्जाम्पल फॉर कि ये चीज़ पहले जाना और फिर ये चीज़ वापस आना, तो ये एक जो आना और जाने की प्रोसेस है वो क्या एक पूरी क्रिया कहलाएगी। जवान आदमी 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है। ये मल्टी टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि नवजात शिशु की जो हृदय के बारे में पूछा जाता है, सांस लेने के बारे में पूछा जाता है, इसी तरह से एडल्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे होती है हम देखते हैं। श्वसन, जब हम हवा भीतर खींचते हैं तो छाती की समाई अधिक हो जाती है, फूलती है, और जो डायफ्राम है, जो हमारा ये यहाँ डायफ्राम होता है, ये है ना, ठीक है, तो यहाँ होता है डायफ्राम। तो उसमें क्या होता है कि जब उधर एब्डोमेन के और चपटा हो जाता है तो पसलियाँ यानी कि रिब्स अपनी बीच स्थित एक सिकड़ने के ऊपर उठती है, और पसलियों के साथ ही स्टर्नम ओरेस्टी भी ऊपर सामने की तरफ उठती है। इन सब गतियों की छाती फैल जाती है, और जैसे जैसे फैलती है हवा फेफड़ों से घुसती जाती है, वायु कोश फैल जाते हैं और फेफड़े फैलकर कुछ बड़े हो जाते हैं। अब ये तो श्वसन हो गया। निश्वासन में क्या होगा कि पसलियों के बीच की दूसरी प्रकार की पेशियां सुगड़ने लगती हैं, छाती का आकार छोटा होने लगता है, मध्य पट भी अपनी पहले जैसी स्थिति में आने लगता है। इसमें छाती के अंदर का स्तर छोटे होने लगता है, छाती का भीतर का स्तर छोटा होने से फेफड़ा सुगड़ने लगता है, उनमें से कुछ हवा निकल जाती है। इस संबंध में ये स्मरण रखना चाहिए कि सांस लेने पर भी फेफड़ों में हवा रहती है, सांस लेने पर भी हवा रहती है, हवा का कुछ भाग बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीजन क्या उच्छ्वासन और पृष्ठवस, तो 26% यानी कि 26.96% हुई, क्या हुआ बाहर 16.3 बाहर आई। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 गई और कितना 4.0% बाहर आई। नाइट्रोजन 7.90 गई, 79.08 बाहर आई। ये ना इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ना पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर ले। मैं PDF को टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ, और अब कंटिन्यू ही रहेगी सीरीज। श्वास ग्रहण करने तथा बाहर निकलने वाली वायु में काफ़ी अंतर आ जाता है। श्वास निष्कासित करते समय उसके साथ जल वाष्प की मात्रा भी होती है, ठीक है। श्वास के साथ क्या चीज़ आई, जल और वाष्प। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वायु की गैस में 4% यानी कि 4% भाग ऑक्सीजन शोषित किया जाता है, और लगभग उतना ही भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शरीर की क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे शरीर संतुलित बना रहता है। यही तो चीज़ बताई इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है साधारण सांस और गहरी सांस। इन दोनों में ये भी है कि गहरी सांस अधिक हवा खींचती है, ठीक है। जैसे हम सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होता है जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि गहरी सांस खींचते हैं, जिससे शरीर में अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। एक पूरी सांस में फुफ्फुस की में 450 से लेकर 500 घन सेमी हवा समाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी सेमी हवा समाती है, 450 से लेकर 500 घन सेमी। एक बार सांस लेने में एक जवान आदमी को 75 घन सेमी हवा खींचता है। कितनी हवा खींचता है, 75 घन सेमी, और सांस निकलने में उतनी हवा बाहर निकलता है। इसका अर्थ है कि बाहर से आने वाली हवा बाहर जाने वाली हवा के कारण फेफड़ों के हवा के केवल छठा भाग ही बदलता है। एक बार भी सारी हवा निकल जाए, यानी कि एक बार सारा हवा जब निकल जाएगी तो ना एक बार बिल्कुल नई हवा फेफड़ों में भीतर रहती है। ये अच्छा ही है, क्योंकि इससे फेफड़ों के अंदर की गर्मी से कोई अचानक परिवर्तन नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखना। तो स्वच्छ वातावरण है, ठीक है, आसपास गंदगी नहीं रखना है, नाक से सांस लेना चाहिए हमेशा। अगर कोई परेशानी हो गई तब मुंह से सांस लेना चाहिए, अदरवाइज नाक से ही सांस लेना चाहिए। गहरी सांस लेनी चाहिए, प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए, धूल और जितना भी डस्ट है इससे बचना चाहिए। और सोने का ढंग, कुछ लोग रात में मुंह ढककर सोते हैं, तो गंदी वायु अंदर जाती है, श्वास को हानि होती है, तो मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। तो आज मैं यहीं तक कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे नेचुरल रेस्पिरेशन, और इसके बाद में हम देखेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ये आगे जब मैं बताऊंगी, ये मेथड आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आप लोग जो तैयारी करें वो PYQ जरूर देख लें क्वेश्चन, उससे बहुत हेल्प मिलती है और आपको क्लियर भी होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।